सन 2045 तक धरती एक जिंदा नरक बन चुकी थी। पूरी दुनिया धधकती रणभूमि में बदल गई थी, जहां इंसानियत के आखिरी बचे टुकड़े उन दैत्याकार राक्षसों से लड़ रहे थे जो जहां जाते बस मौत छोड़ जाते। जंग इतनी बेरहम थी कि सिपाही चीखते हुए एक एक कर गिर रहे थे। मिट्टी खून से कीचड़ बन गई थी, आसमान काले धुएं से भरा था। इसी अफरा तफरी में एक महाकाय दैत्य झुका हुआ था, उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल आखिरी बचे सैनिकों पर टिकी हुई। एक जवान सिपाही ने कांपते हुए ऊपर देखा, उसकी तरफ राक्षस का नुकीला टेंटेकल लपका ही था कि अचानक किसी ने बिजली की रफ्तार से वार करके वह टेंटेकल काट दिया। दैत्य दर्द से गरजा। फौजी यूनिफॉर्म पहने, चेहरा थकान और गुस्से से भरा हुआ एक आदमी आगे बढ़ा। उसने बिना रुके लगातार वार करना शुरू कर दिया। ब्लेड उसके हाथ पैर चीरते चले गए। दैत्य के काउंटर अटैक को वह अविश्वसनीय फुर्ती से चकमा देता रहा। फिर उसने पिस्तौल निकाली और नजदीक से गोलियां दाग दीं। राक्षस आखिरकार जमीन पर ढह गया। आदमी ने हांफते हुए गिरे हुए सिपाही की ओर हाथ बढ़ाया। खड़े हो जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ। वह था हनुंग, धरती की आखिरी डिफेंस फोर्स का कमांडर इन चीफ। सालों से इंसान दानवों से लड़ रहे थे, अब बस मुट्ठी भर फाइटर ही बचे थे। हनुंग को यकीन था एंड गेम करीब है। उसने जेब से एक चमकता हुआ डिवाइस निकाला। जैसे ही उसने उसे एक्टिवेट किया, जमीन पर सुनहरी रूणों से बना मैजिक सर्कल उभरा। तेज चमक हुई और अगली ही सांस में हनुंग वहां से गायब हो चुका था। पीछे बस उसकी राइफल मिट्टी पर गिरकर रह गई। सिपाही ने अविश्वास से उसका नाम पुकारा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। हनुंग ने जब होश संभाला, वह खुद को एक काली ठंडी जगह में बंधा हुआ पाया। उसके शरीर को चमकती हुई एनर्जी चेन ने जकड़ रखा था। चारों तरफ हुड पहने कुछ लोग खड़े थे, जो उसे टकटकी लगाकर ऐसे देख रहे थे जैसे कोई असंभव प्रयोग सच हो गया हो। उनके चेहरों पर उत्साह और अविश्वास दोनों थे, जैसे वो खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दूसरी दुनिया का हीरो बुलाने वाला उनका रिचुअल सच में सफल हो गया। हनुंग ने बेबसी में जंजीरों को झटका। ये कहां? तभी भीड़ से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। स्वागत है हीरो, उसने क्रूर शालीनता से कहा। हमारे साम्राज्य को बचाओ, दानव राजा का अंत करो। हनुंग तड़पते हुए गरजा, मुझे कोरिया में होना चाहिए था। तुम लोग हो कौन? बूढ़े ने बस आंखें संकरी कीं और उंगली से इशारा किया। चैनों से झंझनाहट उठी और हनुंग के पूरे शरीर में जलती हुई पीड़ा दौड़ गई। वह चीख उठा। हमसे भिड़ने की कोशिश मत करो, बूढ़ा आदमी ठंडे स्वर में बोला। बस आदेश मानो तो तुम्हें कम तकलीफें होगी। दानव राजा को मार दो, शायद तब हम तुम्हें तुम्हारी दुनिया वापस जाने दें। दर्द, गुस्से और बेबसी के बीच हनुंग ने उसकी आंखों में घूर कर देखा। फिर मजबूरी में उसने सिर झुका दिया। उस दिन से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई, एक ऐसी जिंदगी जिसमें बस 3 चीजें थीं, लड़ाई, ट्रेनिंग और आदेश। पूरे 10 साल तक उसने इस साम्राज्य के नाम पर खून बहाया, जब तक कि उसने आखिरकार दानव राजा वॉलरोर का सिर नहीं उड़ा दिया। उसे लगा बस अब तो आजादी मिल जानी चाहिए, शायद अब वह घर जा सकेगा। लेकिन उसकी उम्मीद उस दिन चूर हो गई जब वही बूढ़ा लीडर फिर उसकी तरफ मुड़ा और बोला, काम अभी खत्म नहीं हुआ। साम्राज्य के खिलाफ उठने वाले विद्रोही अभी बाकी हैं। तुम्हारा अगला लक्ष्य है एक योद्धा, बॉटल। उसे मार डालो, फिर शायद तुम फ्री हो जाओगे। हनुंग के भीतर फिर से गुस्सा भड़का, पर गले में जादुई कॉलर जलती हुई पीड़ा भेज रहा था। कॉलर पहनने वाला कुत्ता अपनी मर्जी नहीं चुनता, उसने मन ही मन झर निगला। दांत भींचकर उन सबको कोसते हुए वह अपने अगले शिकार की ओर बढ़ गया। टटोनिया नाइट किंगडम के जले कुचले मैदानों में हनुंग और बॉटल आमने सामने खड़े थे। तलवारें भिड़ी, चिंगारियां उड़ी, घाव खुल गए, खून बिखरा। लंबी थका देने वाली लड़ाई के बाद आखिरकार बॉटल जमीन पर गिर पड़ा। घायल बॉटल ने खून थूकते हुए हंसकर कहा, तुम सचमुच मूर्ख हो हनुंग, साम्राज्य के कहने पर तुमने खुद को ही बेच दिया। हनुंग ने भारी सांसों के बीच जवाब दिया, मेरे पास कोई चुनाव नहीं था। बॉटल के खून से भीगे होठों पर हल्की मुस्कान आई। माफी मत मांगो, बहुत जल्द वे तुम्हें भी यूज करके फेंक देंगे। और इसके साथ ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। हनुंग ने आसमान की तरफ देखते हुए सोचा, शायद अब तो सच में घर लौट सकूं। लेकिन किस्मत हंस रही थी। पीछे से आया एक ठंडा वार, एक तलवार उसकी पीठ के आर पार निकल गई। हनुंग लड़खड़ाया, मुड़कर देखा, वहां खड़ा था काउंट ब्रैंडनबर्ग। उसकी तलवार खून से टपक रही थी और चेहरे पर बीमार सी संतुष्टि, जैसे वह कोई बहुत बड़ा इनाम जीत आया हो। कमाल कर दिया हनुंग, ब्रैंडनबर्ग ने तिरस्कार भरी खुशी से कहा। साम्राज्य के वफादार शिकारी कुत्ते की तरह तुमने शानदार काम किया। हनुंग हांफते हुए, खून उगलता हुआ समझ गया, घर लौटने का वादा शुरू से ही झूठ था। ब्रैंडनबर्ग ने तलवार और गहराई तक ढसाई। हम तुम्हें जाने क्यों देते? शिकारी कुत्ते का काम होता है काटना, आजादी नहीं। उसने तलवार को बेरहमी से घुमाया। अलविदा साम्राज्य के सबसे वफादार कुत्ते। हनुंग जमीन पर जा गिरा। मरते मरते उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और भीतर जलते क्रोध के साथ फुसफुसाया, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, तुम सबको नर्क में घसीट कर ले जाऊंगा। उसी पल उसकी छाती के भीतर से नीली रोशनी का विस्फोट हुआ, जैसे किसी नई किस्मत का दरवाजा खुल गया हो। उस रात एक जिंदगी खत्म हुई और दूसरी शुरू हुई।
हनुंग ने दोबारा आंखें खोलीं तो खुद को किसी और रूप में पाया। वह अब एक नवजात बच्चा था, किसी सुंदर औरत की बाहों में। वह औरत प्यार से मुस्कुराई। मैं तुम्हारी मां हूं। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, लंबे काले बाल, गहरी और रहस्यमयी नजरें। हनुंग को तुरंत लगा, मैं इस चेहरे को जानता हूं। यादों ने आकार लिया। वो था ड्यूक सैक्सन, पूरे महाद्वीप का सबसे ताकतवर नेक्रोमांसर। इसी पल उसे एहसास हुआ, वह अब नेक्रोपोलिस में है। वह जगह है जहां प्रतिबंधित जादू सांस लेता है। वही साम्राज्य जिसका वह कभी गुलाम रहा था। तभी हवा में किसी सिस्टम जैसी जादुई आवाज गूंजी, स्टोन ऑफ रीइंकार्नेशन एक्टिवेट, रीबर्थ सक्सेसफुल। है अब डेल बनने वाला यह शख्स हल्के से मुस्कुराया। यह था उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड, मनहूस लेकिन उम्मीद से भरा। उसे पता था कि यह स्टोन उसे किसी और शरीर में फिर से जन्म देगा, पर यह किस रूप में लौट आएगा, यह किस्मत पर छोड़ना पड़ा था। और अब किस्मत ने उसे कहां फेंका था? सैक्सन ड्यूकल फैमिली का पहला बेटा, साम्राज्य के टॉप नोबल हाउस में जन्म। अंदर ही अंदर उसने सोचा, इस बार मैं सुनहरी चम्मच लेकर पैदा हुआ हूं। ठीक है, अब खेल उल्टा चलेगा। उसके भीतर बदले की आग और तेज हो गई। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और नेक्रोमेंसी में मास्टर बनूंगा, तब इस साम्राज्य के हर कमीने को मिटा दूंगा। लेकिन बाहरी दुनिया को यह सब नहीं पता था। बाहर नईमा डचेस चौंक कर बोली, ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा? नर्स ने झुककर बच्चे की सांसें देखीं। सब नॉर्मल है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। ड्यूक सैक्सन ने भौहें सिकोड़ी। जो बच्चा जन्म लेते ही नहीं रोता, अच्छी निशानी नहीं मानी जाती। नर्स ने जल्दी से कहा, ओह चिंता मत कीजिए ड्यूक साहब, अगर आप कहें तो हल्का सा थप्पड़ मार दूं, रो पड़ेगा। और उसने बिना ज्यादा सोचे बच्चे की पीठ पर हल्का सा छांटा लगा दिया। अंदर से उबलते हुए हनुंग ने जिद पकड़ ली, जो हो जाए, मैं नहीं रहूंगा। माँ बाप ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों हल्के से हंस दिए। डचेस ने कहा, लगता है बेटे ने तुम्हारा जिद्दी स्वभाव ही लिया है। उसने बच्चे को गोद में लिया, हाथ उठाया जैसे वह भी थप्पड़ मार देगी, पर उसकी हथेली नरमी से बच्चे के सिर पर टिक गई। उसने बस प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। वो स्पर्श गर्म, मुलायम, सच्चा, हनुंग के भीतर तक उतर गया। जो दिल सालों तक दर्द, धोखे और खून से कड़ा हो चुका था, वो एक पल के लिए पिघल गया। यादों की बाढ़ लौट आई, जंग, गुलामी, विश्वासघात, मौत, और अब यह शांत, प्रेम भरा हाथ जो सिर्फ उसे गले लगाना चाहता था। उसके अंदर की दीवारें टूट गईं। कई सालों बाद पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले, और फिर वह सचमुच एक बच्चे की तरह जोर जोर से रो पड़ा। माँ ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। पिता मुस्कुराए, अब तो लगता है यह सचमुच हमारा बेटा है। समय गुजरा, 8 साल बीत गए। हनुंग अब डेल सैक्सन बन चुका था, चुपचाप लेकिन तेजी से बड़ा होता हुआ। ड्यूक एलन सैक्सन और डचेस एलेना अक्सर शाम को बैठकर उसे देखते और कहते, समझ भी नहीं आता कब इतना बड़ा हो गया। डचेस प्यार से हंसती, हमारा बेटा तो 4 साल की उम्र से ही किताबों में घुसा हुआ है, निकलता ही नहीं। ड्यूक मुस्कुराते, शायद ये आदत मुझ पर गई है। डचेस खिलखिलाकर जोड़ती, हाँ, और उसका जादू में इंटरेस्ट भी। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनका यह शांत पढ़ाकू बच्चा असल में वही योद्धा था जो पहले मौत को ठुकरा चुका था। और अब उसका असली बदला बस शुरू होने वाला था। एक दिन डचेस का चेहरा गंभीर हो गया। एलन, तुमने वादा किया था कि डेल को नेक्रोमेंसी नहीं सिखाओगे, याद है ना? कमरे में पल भर को सन्नाटा छा गया। सीन कट, भव्य लाइब्रेरी के बीचों बीच छोटा डेल, यानी हनुंग का नया अवतार, किताबों के ढेर के बीच गुम था। इधर कमरे में डचेस को राहत थी कि एलन ने अपना वादा नहीं भुलाया। बस याद रखना, उसने कहा, हमारा बेटा उस अंधेरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ड्यूक ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, वैसे मैंने उसके जन्मदिन के लिए कुछ खास सोचा है। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। एक घबराई नौकरानी लगभग फिसलती हुई अंदर आई। डेल के साथ कुछ हुआ है? आवाज सुनते ही दोनों उछल पड़े। वे गलियारे की ओर भागे। डेल बेटा! उनकी आवाजें दीवारों में गूंज रही थीं। स्टडी रूम में पहुंचकर उन्होंने देखा, डेल फर्श पर गिरा था। उसके शरीर से नीली माना की तरंगें फूट रही थीं, हवा खुद थरथरा रही थी। डचेस दहशत में चीखी, डेल मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? वह उसके पास घुटनों के बल बैठ गई, उसे हिलाने लगी। डेल ने थके स्वर में कहा, मैं ठीक हूं मां। ड्यूक सैक्सन वहीं खड़े रहे। उनकी आंखें चौड़ी थीं, चेहरा हैरानी से सख्त। 8 साल की उम्र में इतनी मना रिलीज, उन्होंने खुद से बुदबुदाया। डेल ने उठने की कोशिश की तो ड्यूक जल्दी से उसके सामने झुक गए। अभी जो हुआ, क्या वह तुम्हारी अपनी मना थी? अंदर अंदर हनुंग को झटका लगा। गलती हो गई, बहुत जल्दी दिखा दिया। उसे डर लगा कि कहीं उसका राज न खुल जाए। लेकिन अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। ड्यूक के चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघली और उसकी जगह गर्व ने ले ली। वह हल्के से मुस्कुराए, मैंने अपने बेटे से यही उम्मीद रखी थी। उन्होंने डेल के सिर पर हाथ फेरा। अफसोस बस एक ही है कि मैं खुद तुम्हें नेक्रोमेंसी नहीं सिखा सकता। डेल के दिल में तूफान उठ गया। अगर दुनिया का सबसे बड़ा नेक्रोमेंसर मुझे ही नहीं सिखाएगा तो बदला कैसे लूंगा? माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अब जाओ, थोड़ा आराम कर लो। जैसे ही डेल बाहर निकला, उसे पीछे से पिता की आवाज सुनाई दी, एलेना, मुझे लगता है मुझे उसके जन्मदिन का परफेक्ट गिफ्ट मिल गया है। अगली रात महल रोशनी से नहा रहा था। डेल का 8वां जन्मदिन था।
नोयर ड्यूकडम के सारे बड़े बड़े खानदान के लोग जमा थे। हंसी मजाक, संगीत, ग्लासों की टकराहट, पूरा हॉल जिंदा था। लेकिन दूसरी मंजिल की बालकनी पर डेल अकेला बैठा नीचे भीड़ को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी थकान थी। कितना अजीब है, वह सोच रहा था, पहले सालों तक लोगों ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, अब वही दुनिया मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं कोई अनमोल खजाना हूं। उसका दिमाग 2 दिन पहले की घटना पर चला गया, जब उसकी मना बेकाबू हो गई थी। अब उसे समझ आया था कि यह उसी समय हुआ जब वह द लाइफ ऑफ द हीरो फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड नाम की किताब पढ़ रहा था, जिसने धीरे धीरे उसकी पुरानी यादें खोल दी थीं। अगर मुझे बदला लेना है, वह सोच रहा था, तो नेक्रोमेंसी से दूरी रखना बेकार है। समस्या एक ही है, पिता को कैसे मनाऊं? उसी वक्त उसे याद आया, जन्मदिन का खास गिफ्ट। शायद वही मौका है। उसकी सोच तभी टूटी जब उसकी माँ एलेना सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी तरफ आई। उसके साथ एक हुड पहने रहस्यमयी औरत थी। एलेना मुस्कुराई। हैप्पी बर्थडे मेरे बेटे। डेल ने हल्की मुस्कान दी। माँ, ये कौन है? हुड वाली औरत आगे बढ़ी और अपना हुड हटाया। लंबे नीले बाल चांदनी में चमक उठे, आंखों में अजीब सी शांति थी। एलेना ने परिचय कराया। डेल मिलो, ये हैं सोफिया, ब्लू मैजिक टॉवर की एल्डर और वाटर एट्रीब्यूट मैजिक की मास्टर। डेल कुछ पलों के लिए चुप रह गया। एलेना मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, तुम्हारी नई टीचर। सोफिया ने हल्का झुककर अभिवादन किया और एलेना ने बेटे की तरफ आंख मारी। डेल अंदर ही अंदर सुन्न हो गया। ये तो वाटर मैजिक की मास्टर हैं। डेल, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर अकेले बात कर सकती हूँ? सोफिया ने पूछा। डेल ने सिर हिलाया। दोनों महल के बाहर स्नो से ढके रास्ते पर चलते हुए दूर निकल गए। कुछ देर चलने के बाद सोफिया बोली, मुझे आदेश दिया गया है कि मैं तुम्हें सिर्फ वाटर मैजिक सिखाऊं। फिर उसने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, लेकिन सच बताओ, तुम कुछ और सीखना चाहते हो, है ना? डेल एकदम रुक गया। इसे कैसे पता? पहली बार उसे लगा कि सामने खड़ी यह एल्फ औरत दूसरों से अलग है। सोफिया ने कहा, नेक्रोमेंसी की तरफ खिंचाव होना स्वाभाविक है, आखिर वह तुम्हारे पिता की सिग्नेचर आर्ट है। उसके स्वर में न कोई घृणा थी, न डर, बस एक शांत तर्क। फिर उसने गंभीरता से कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, तुम्हारे पिता की शादी पर पूरे साम्राज्य में कैसी शर्त लगी थी। डेल ने उत्सुकता से देखा। किस तरह की शर्त? सोफिया ने गहरी सांस ली। जब ड्यूक एलन सैक्सन ने लेडी एलेना को प्रपोज करना शुरू किया था, तब एलेना उनसे डरती थी। उन्हें लगता था कि उनकी नेक्रोमेंसी सिर्फ अंधेरा और श्राप है। तब तुम्हारे पिता ने उनका दिल जीतने के लिए एक वचन दिया, वह अपनी डार्क आर्ट कभी अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे। वह हंसी। उनकी शादी के दिन नोयर मैजिक टॉवर के सारे एल्डर सफेद कपड़ों में आए थे, उस वचन की पवित्रता दिखाने के लिए। सोफिया के चेहरे पर अब फिर गंभीरता आई। यही कारण है कि तुम्हारे लिए अभी डार्क मैजिक सीखना आसान नहीं होगा। फिर उसकी आंखों में शरारती चमक लौटी। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो तो शायद मैं किसी दिन लेडी एलेना को मना सकूं। उसने सिर थोड़ा टेढ़ा करते हुए पूछा, तो डेल सैक्सन, क्या तुम मेरी गाइडेंस मानोगे? डेल ने हिचकते हुए कहा, पर आप तो एल्फ हैं, आपको नेक्रोमेंसरों से नफरत नहीं होनी चाहिए। सोफिया की मुस्कान और गहरी हो गई। दिलचस्प सवाल, उसने धीरे धीरे बोला। बताओ डेल, जब कोई पुजारी अपनी दिव्य शक्ति से मरते हुए इंसान को वापस जिंदा कर देता है, तो क्या वह प्रकृति की इच्छा के खिलाफ नहीं है? उसने हाथ आगे बढ़ाए। डेल की आंखों के सामने जादू जैसा विजन उभरा। एक संत किसी मरते हुए आदमी पर हाथ रखता है और वह फिर से सांस लेने लगता है। अगर वह सही है, सोफिया बोली, तो नेक्रोमेंसी गलत क्यों? दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक जीवन वापस लाता है, दूसरा उसे बांधता है। डेल उसकी सोच से चौंक गया। यह बाकी एल्फ जैसा नहीं सोचती। धीरे धीरे उसके मन में साफ हुआ, शायद यही टीचर उस रास्ते का दरवाजा खोल सकती है जो उसे बदले तक ले जाएगा। सोफिया ने ताली बजाई। तो चलो पहला लेसन शुरू करें। तुम्हारे अंदर पहले से एक मना सर्कल का टुकड़ा बन चुका है, उसने कहा। अब तुम्हारा पहला लक्ष्य है उसे बढ़ाकर पूरा पहला सर्कल बनाना। डेल की आंखों में चिंगारी सी चमकी। यहीं से शुरू होगा असली सफर, सोफिया बोली। हाथ अपने दिल पर रखो और ध्यान अंदर की ओर करो। डेल ने आंखें बंद की। नीली मना उसकी त्वचा के आसपास हल्की चमक के रूप में तैरने लगी। इस दुनिया में मना हवा की तरह हर जगह थी, लेकिन उसे संभालने के लिए जरूरी था एक मना हार्ट सर्कल, एक तरह का फिल्टर जो कच्ची ऊर्जा को सही दिशा देता है। डेल ने सांसों को धीमा किया, फिर धीरे धीरे आसपास की मना को खींचकर अपने दिल के पास इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे नीली रोशनी का धागा किसी एक बिंदु पर लपेटी जा रही हो। अब घूमो, उसने मन में कहा। अचानक उसके भीतर से ऊर्जा की लहर उठी, नीली, साफ और परफेक्ट सर्कल की तरह घूमती हुई। सोफिया अभी समझा ही रही थी। अब कोशिश करो धीरे धीरे उसे घुमाने की। आमतौर पर इसमें एक महीना तभी डेल ने आंखें खोलीं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर नीली ऊर्जा स्थिर चिकनी धार में बह रही थी। हो गया, वह शांत स्वर में बोला। सोफिया का मुंह खुला का खुला रह गया। अभी एक 8 साल का बच्चा जिसने अभी पहला लेसन शुरू किया है, कुछ ही मिनटों में पूरा मना सर्कल बना चुका था। नीली रोशनी उसके चारों ओर हल्की लहरों की तरह नाच रही थी। क्या यह किसी पुराने महान जादूगर का पुनर्जन्म?
सोफिया के दिमाग में सवालों का तूफान था, पर दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी। ये बच्चा चलता फिरता चमत्कार है। उसने खुद को संयत किया। डेल, क्या तुम इस मना को सर्कल से बाहर निकालकर कोई स्पेल बनाने की कोशिश कर सकते हो? डेल हल्का सा मुस्कुराया। जरूर। उसने गहरी सांस ली। जैसे ही उसने मना को इकट्ठा किया, हनुंग की पुरानी जिंदगी की यादें फिर सामने आईं। वो सीमित जादू जो उसके शरीर पर उकेरा गया था, जो हमेशा बदले के लिए कम पड़ जाता था। लेकिन अब ये दुनिया, ये शरीर और ये नीली मना, सब मिलकर एक नई शुरुआत है। इस बार वो वही व्यक्ति था जो पहले मर चुका था, लेकिन अब अपने पिता की जन्मजात क्षमता के साथ लौट चुका था। उसे महसूस हुआ, सिर्फ वाटर मैजिक ही नहीं, शायद वह बाकी सभी एलिमेंट्स को भी छू सकता है। उसने सर्कल से मना खींचकर उंगलियों तक पहुंचाई। नीली रोशनी उसकी हथेली पर जमी। उसके सामने हवा में एक जादुई चक्र उभरा, जैसे मना घनी होकर क्रिस्टल सी कठोर चमक में बदलने लगी हो। उसने मन ही मन प्रण किया, यह पहला हथियार है, उस साम्राज्य के गले में उतरने वाले अनगिनत तीरों में से पहला। और इसके साथ ही उसकी हथेली पर एक परफेक्ट आइस बोल्ट जन्मा। सोफिया की आंखें फैल गईं। आमतौर पर नए साधक की मना शरीर से बाहर आते ही बिखर जाती है, लेकिन डेल ने न सिर्फ उसे स्थिर रखा, बल्कि उसे ठोस बर्फीले प्रोजेक्टाइल में कंडेंस कर दिया। शायद इसकी ताकत अभी थोड़ी कम हो, डेल ने शांत स्वर में कहा। मैंने बस इसके रूप पर ध्यान दिया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने आइस बोल्ट छोड़ दिया। धड़ाम। ध्वनि खुले मैदान में गूंज उठी। दूर खड़ा एक विशाल पेड़ सीधे बीच से छटक गया। ठंडी धुंध और बर्फ के टुकड़ों के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। सोफिया अविश्वास में पेड़ के पास गई, घुटनों के बल बैठी और तने को छुआ। वह पूरी तरह जम चुका था। बर्फ के निशान पेड़ को आर पार काटते हुए गुजरे थे। ये तो बिल्कुल शुद्ध क्रिस्टलाइज बोल्ट था। वह बड़बड़ाई। 8 साल के बच्चे के लिए इतनी सटीकता और शक्ति, यह सामान्य नहीं था। डेल ने थोड़ा झेंपकर पूछा, मैंने कुछ गलती कर दी क्या टीचर? सोफिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग तेजी से गणना कर रहा था। वह जानती थी कि उस स्पेल में मना का घुमाव, घनत्व और रिलीज की टाइमिंग बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मिलिट्री ग्रेड जादू का गोल्डन रेशियो फॉर्मूला होता है, जिस फार्मूले को सीखने में अक्सर वर्षों की ट्रेनिंग लगती है। उसे यह बच्चा सहजता से कर गया। अब समझी कि लॉर्ड नॉयर को इतना अफसोस क्यों था कि वो खुद इसको नहीं पढ़ा सकते, उसने मन में सोचा। कुछ समय बाद सोफिया सीधे ड्यूक एलन सैक्सन के स्टडी रूम में पहुंची। ड्यूक ने गंभीर चेहरा बनाकर पूछा, तुम कह रही हो तुम उसे सिखा नहीं सकती? वह बच्चा तो कुछ ही मिनटों में पूरा सर्कल बना चुका है, उन्होंने जोड़ा। सोफिया ने स्थिर लेकिन ठंडे स्वर में कहा, समस्या यही है महाराज। जैसे ही उसने पहला सर्कल पूरा किया, उसने तुरंत एक परफेक्ट घातक जादू चला दिया। एलन हड़बड़ा गए। क्या कहा तुमने? सोफिया ने सिर झुकाया। उसका आइस बोल्ट सैन्य जादू के स्वर्ण अनुपात के अनुसार बना था। यह कोई आम बच्चा नहीं कर सकता, वो भी बिना गाइडेंस के। ड्यूक की आंखों में गर्व और डर दोनों झलक उठे। तो तुम्हारा कहना है वह जन्म से ही हत्यारे की प्रवृत्ति लेकर आया है? सोफिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैं कह रही हूं कि उसके अंदर जन्मजात किलिंग टैलेंट है। कमरा कुछ पल के लिए खामोश हो गया। ड्यूक ने भौहें तनी। और तुम ब्लू मैजिक टॉवर की नॉन वायलेंट एल्डर होते हुए ऐसे बच्चे को सिखाने से इनकार करोगी? सोफिया हल्के से मुस्कुराई। इनकार? इसके उलट महाराज, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि शायद मैं ही एक ऐसी इंसान हूं जो उसकी इस प्रतिभा को खून के रास्ते से हटाकर प्रकाश की तरफ मोड़ सकती हूं। अगर उसे सही दिशा नहीं मिली तो एक दिन पूरा साम्राज्य उसके नाम से कांपेगा। ड्यूक की गर्दन थोड़ी झुकी। उसे बात समझ आने लगी थी, पर तभी सोफिया ने एक और बात उठाई। और हां, आपके काले जादू की कहानी पूरे नॉयर में फैली हुई है, लॉर्ड सैक्सन। उसने शांत स्वर में कहा, आपके बेटे के भीतर पहले ही एक अलग रास्ता बन चुका है। आपका और लेडी एलेना का पुराना वादा बहुत सुंदर है, पर वह वादा आपके बच्चे के भविष्य पर ताला लगाने का अधिकार नहीं रखता, खासकर तब जब वह इतना बड़ा टैलेंट लेकर जन्मा हो। उसी समय कमरे के बाहर डेल दरवाजे से कान लगाए बैठा था। उसके लिए केवल टूटी फूटी आवाजें ही आ रही थीं, लेकिन वह इतना समझ गया कि बात उसी की चल रही है। वह धीरे से स्लाइड होकर फर्श पर बैठ गया और सोचने लगा, पहले लेसन में ही मैंने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। अगर मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं करूंगा तो सबकी नजर मुझ पर ही टिकेगी। उसे याद आया सोफिया का हैरान चेहरा, और उसने मन ही मन तय किया, अब से मुझे बहुत संभल कर चलना होगा। तभी पीछे से आवाज आई, डेल। उसने सिर उठाया तो देखा चमचमाती आर्मर पहने एक हंसता हुआ आदमी उसकी ओर आ रहा था। डेल की आंखें चमक उठीं। अंकल हेलमेट। हेलमेट हंसते हुए बोला, छोटे मालिक, फर्श पर क्या कर रहे हो? डेल ने मस्ती में पूछा, अंकल आप कहाँ थे? हेलमेट ने सीना चौड़ाकर कहा, ड्यूक के इलाके की सुरक्षा कर रहा था और कुछ डरावने मॉन्स्टर पटक आया हूं। उसने डेल को गोद में उठा लिया। डेल खिलखिलाया, आप फिर से डंजन में लड़ रहे थे ना? हेलमेट ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन डेल के चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। उसे पता था ये लड़ाइयां मजाक नहीं है। इस दुनिया में डंजन और मॉन्स्टर सबसे बड़ा खतरा थे।
हर इलाके के नाइट्स अपनी जान दांव पर लगाकर इन्हें साफ करते थे, और सैक्सन डची उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक जमीन पर बैठी थी। डेल के अंदर अब भी पिछली जिंदगी का हनुंग जिंदा था। उसे याद आया, पहले टाइमलाइन में जब हीरो ने डेमन किंग को हराया था, तब साम्राज्य ने ड्यूक सैक्सन को उसी डेमन किंग की बची खुची तबाह जमीन पर भेज दिया था। मतलब असल में सारा गंद साफ करने का काम उन्हीं के माथे पर डाल दिया गया था। और इस बार डेल ने सोचा, मैं वही कहानी दोबारा नहीं होने दूंगा।